हेलो बच्चा लोग, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के लेक्चर 8 से। टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पहले आप लोग जानेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच, अच्छे से पहले समझ लो इसको। द टेम्परेचर एट विच, वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid, equal to the vapor pressure of solid, vapor pressure of solid। ठीक है। तो अब इस चीज को समझते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता कैसे है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है। ओके, तो इसमें देख सकते हो, ये आपका ग्राफ है। ये फ्रोजन सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, प्योर फॉर्म में हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है ना। तो ये लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ है, और ये आपका फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ है। ठीक है। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर है। यहाँ पे मेल्ट करेगा प्योर लिक्विड। ठीक है। प्योर लिक्विड का ये क्या हो गया आपका, मतलब ये हो गया प्योर लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट। कोई दिक्कत है ना। ये आपका प्योर लिक्विड का क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, या फ्रीजिंग पॉइंट आप ऐसा बोल। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बोलो। ठीक है। है ना। टेम्परेचर वही रहता है, इस वजह से टेम्परेचर तो दोनों सेम ही है ना, मेल्टिंग पॉइंट बोलो या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोलो। ठीक है। टेम्परेचर वही रहेगा। तो टी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए बोले क्योंकि हम लोग फ्रोज कर रहे हैं सॉल्वेंट को, यहाँ पे हम लोग मेल्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्या बोले, फ्रीजिंग पॉइंट बोले। ठीक है ना। अब फ्रीजिंग पॉइंट के बाद अगर मान लो यहाँ पे हम लिक्विड सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूट आपका डाल दें, ठीक है ना, सॉलिड सॉल्यूट, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब ये हो गया उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत? लेकिन क्या ये किसी इस पॉइंट इस पर्टिकुलर ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ को हल्का पीछे अगर आगे की तरफ ले जाए तो फिर जाके इस पॉइंट पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। तो मतलब नया जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया वो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे नया फ्रीजिंग पॉइंट और इसको अगर कंपेयर करो तो नॉर्मल सा बात है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका घटा है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ है, घटा है, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या हुआ, आपका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर घटा तो इसी पर्टिकुलर जो चेंज आया ना, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन क्योंकि घट रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। कोई दिक्कत? और इसको सिमिलरली जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में डेल्टा टी करते थे तो डेल्टा टी बी लिखते थे, यही ना। यहाँ पे डेल्टा टी एफ लिखेंगे, और ये किसके बराबर होगा आपका, किसके बराबर होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ के बराबर। क्लियर है। और ये क्या हो गया आपका डिप, मतलब इतना फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा, वही हो गया डिप्रेशन। ठीक है। डिप्रेशन क्लियर है, समझ में आ गया। अब नॉर्मल सा बात है, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट इसमें डालोगे, ठीक है, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आपका घटेगा। ठीक है, और उतना ही ज्यादा आपका क्या घटते चला जाएगा, इस ग्राफ में जितना नीचे आओगे तुम बोल सकते हो यहां सटने में उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, है ना, जितना नीचे आ जाओगे। है ना, ये लेट से जाएगा, मान लेते हैं बढ़ाते हैं इसको तो। क्लियर है ना। कोई दिक्कत? तो मतलब हर एक केस में क्या दिख रहा है आपको, डिप्रेशन मतलब बढ़ते जा रहा है।
तो इसका मतलब है कि जो ये डिप्रेशन है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के। कोई दिक्कत? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के, या फिर हम बोल रहे मोलालिटी, क्योंकि मोलालिटी के टर्म्स में दिया रहता है तो मोलालिटी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? जो आप लोग को पढ़ना जनरली जो दिया रहता है बुक में, मोलालिटी के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेशन में। तो डेल्टा टी एफ किसके प्रोपोर्शनल हम बोल दिए? मोलालिटी। ठीक है, किसका मोलालिटी? सॉल्यूट का मोलालिटी। ठीक है, सॉल्यूट क्या मानना है? 1 और 2, दो दो कंपोनेंट्स मान लो। ठीक है, 2 किसको मानोगे? इसको मान लो सॉल्यूट, और 2 को क्या मान लो? सॉल्वेंट। 2 को क्या मान लिए? सॉल्वेंट मान लिए। क्लियर है? अब यहां पे सिमिलरली एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन जो था हटा, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया। ठीक है, एम। इसको सिमिलरली जैसे वहां पे बोलते थे अलग अलग नाम से, है ना, उसी तरह यहाँ पे इसका भी अलग अलग नाम है। जैसे इसको आप मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, ये तीनों इसका नाम है। ये तीनों इसका नाम है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, हम अभी दे देंगे नोट्स में। ठीक है, तीनों नाम आपका। तो के एफ एम। अब यहाँ पे मोलालिटी जो है आपका, ठीक है, इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें जिस तरीके से एलिवेशन वाले में किए थे, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा आपका? W1 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत? ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में आएगा, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, केजी में रहना चाहिए सॉल्वेंट, है ना, केजी में रहना चाहिए सॉल्वेंट। अगर हम इसका मास को W2 ग्राम सोचे और इसका मास को W1 ग्राम सोचे, तो ये हाँ, ऊपर में 1000 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका? W2, है ना। ये हो गया आपका मोलालिटी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? मोलालिटी हो गया। अब मोलालिटी में यहाँ पे जैसे कि हर एक केस में आपको डिटरमाइन करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन कर सकते हो अगर आपको डेल्टा टी एफ, के एफ, W1 W2 दे रखा है तो। इंपॉर्टेंट है, W1 और W2 आपका किसमें है भैया? ग्राम्स में। किसमें है? ग्राम्स। कोई दिक्कत? क्लियर है? मैं क्या समझ में आ गया? सेम है जैसे आपका एलिवेशन वाला था वैसे डिप्रेशन वाला है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका खत्म, यही टॉपिक आपका रहेगा। अच्छा, एक एक उतना एलेबरेट करके तो उसको हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक दिया है कि के एफ का या के बी का वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम दे देते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो उसको ध्यान में रखना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए उससे। ठीक है, ओके। तो आपका जो डिप्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, जैसा कि बताया आपको के एफ, उसको क्या क्या नाम बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका यूनिट केल्विन केजी पर मोल होगा। मेरे ख्याल से इस फॉर्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, के एफ को एक तरफ लेके के चल जाओगे तो डेल्टा टी एफ आपका केल्विन में होगा। ठीक है, ग्राम ग्राम ऊपर हट जाएगा, मोल्स बचेगा। ठीक है, तो आपका यूनिट किस में आएगा? केएफ का यूनिट हो जाएगा आपका, ध्यान दोगे तो, केल्विन केजी पर मोल। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ठीक है, तो डब्ल्यू नॉइस से मोल्स पर रहेगा ना, मोल्स पर केजी था, सॉरी, तो केल्विन केजी पर मोल रहेगा। ठीक है, केएफ का वैल्यू कुछ आपको दे रखा है टेबल 2.3 में, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आपको वैल्यूज जनरली न्यूमेरिकल्स दे रहे हो उसमें दे देगा, है ना, लेकिन किसी किसी का दे रखा है। ठीक है ना। जैसे यूज करने में वाटर का जनरली दे देगा, बेटा वाटर का पता रखना। ठीक है, वाटर आपका नॉर्मल है, आपको पता ही है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है ना, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। चले आगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट, के एफ और के बी का जैसा कि बताया कि वैल्यूज कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, एंड कैन बी असर्टेन बाय द फॉलोइंग रिलेशंस। ठीक है, असर्टेन बोल रहा है मतलब कि असर्टेन कर सकते हैं इसको। कैसे? हाँ, निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, M1 हो गया मोलर मास ऑफ क्या? सॉल्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू टीएफ स्क्वायर। टीएफ क्या हो गया? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। टीएफ नॉट स्क्वायर नहीं लिखा है, टीएफ स्क्वायर लिखा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वो आपका निकल जाएगा, वो तो आप देख सकते हो ना भैया, कितना पे फ्रीज कर रहा है कितना पे नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंटल है ना।
1000 और इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, मतलब जमाने के लिए, है ना, जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है उसको लिखा है, ठीक है। और इसको किस तरीके से हम असर्टेन कर सकते हैं, है ना, ये डेरिवेशन आप लोग को नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई, तो इसलिए ये अभी नहीं बताएंगे, ठीक ना। हियर द सिंबल्स, अगर आगे होगा तो आगे चल के बताएंगे। हियर आर द सिंबल्स R m1, तो ये तो आपको पता ही है मोलर को क्या क्या बोलते हैं। ये हो गया वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया मेरे ख्याल से, क्लियर। तो ये टॉपिक आप लोग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर है, ठीक है। डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बता, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बता चुके हैं, और एक क्या बताए थे? रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, है ही ना, याद आ गया। तो ये तो हो गया टॉपिक्स आपका। चलो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, है ना, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है, इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपको वो चार्ट आपको जो दिए थे वहां पे आपको के एफ का वैल्यू मिल जाएगा इनका, ठीक है ना, वाटर का के एफ का वैल्यू ये रहा, ठीक है, सॉरी के बी है, ये के एफ का वैल्यू ये रहा, क्लियर है ना। के एफ का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपका, इसमें यूज करोगे और इसको बनाओगे, तो के एफ का वैल्यू आपका कितना दे रखा था, 1.86, है ना, केल्विन केजी पर, है ना। तो वो हो गया, के एफ का वैल्यू हो गया, हाँ, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। तो इसको आप लोग बनाइए, नहीं बनाने का बना जल्दी जल्दी। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ मतलब 1.86 मल्टीप्लाइड बाई W1, W1 यहाँ पे 45, और मोलर मास कितना है, हाँ, 62, ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाई आपका 1000 और डिवाइडेड बाई W2, यही ना, तो W2 मतलब 600, ठीक है। अच्छा, डेल्टा टी एफ, इसको और थोड़ा कर देते हैं। आप लोगों को बेसिकली दो चीज निकालना है, पहले डेल्टा टी एफ का वैल्यू निकालना है। डेल्टा टी एफ कितना आ गया, जल्दी से बताओ। ठीक है, 2 पॉइंट कितना है, 2.24, हाँ ठीक है, 2.24 केल्विन हुआ, ठीक है। अब इसमें अब बोलोगे तो तुमसे क्या पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना, वो बताओ सॉल्यूशन का, किसका सॉल्यूशन है, टीएफ पूछ रहा है। तो नॉर्मल सा बात है, टी नॉट ये बराबर क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ, टी नॉट एफ का वैल्यू मतलब कि इसके लिए कितना होता है, वाटर के लिए 273.15 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, ये ना होता है, ठीक है, केल्विन। अब माइनस क्या था, टी नॉट एफ, सॉरी टी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.24, 2.24 केल्विन। तो टी एफ का वैल्यू कितना आ गया, बताओ जल्दी से, ठीक है, 2.24 केल्विन, हाँ, तो टी एफ का वैल्यू कितना हो गया, 275.4 केल्विन, कोई दिक्कत, ठीक है। तो गलत बताया तुम लोग, टीएफ का वैल्यू टी नॉट एफ से ज्यादा कैसे हो सकता है, तुम लोग ठीक से इक्वलिटी भी नहीं देखते हो ना, मतलब, तो ध्यान दो, बताओ जल्दी।
ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ही बढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट टॉपिक है ओस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है ओस्मोसिस। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, आप इसको बोल सकते हो द फ्लो ऑफ, डिफाइन कैसे करोगे पहले वो समझ लो। द फ्लो ऑफ, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, फ्रॉम ठीक है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, आप इसको बोल सकते हो दो, दो तीन टर्म्स में समझ सकते हो। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू, लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लेकिन किसका कंसंट्रेशन, किसका, ऑफ सॉल्यूट, ये याद रखना, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट के टर्म्स में अगर बोलोगे कंसंट्रेशन हो जाएगा हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा ना, ये भी हम समझा देते हैं, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल, एक अलग अलग स्पेशल तरह का स्पेशल मेम्ब्रेन होता है ये, ठीक है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनको पास करने दे देता है, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे हो गए उनको पास करने अपने थ्रू दे, सॉल्यूट के बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए उनको पास करने नहीं देता है, ठीक है। तो ये उस तरह का मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल पिग ब्लैडर है, बहुत सारे तो है, दो तीन अभी हम नाम बता देंगे उनका, ठीक है, याद से। चलिए, तो अब पहले समझ लो कि ये है क्या हायर कंसंट्रेशन। देखो ये आपका सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, और ये आपका सॉल्यूशन, क्लियर है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक डाल दिए, है ना। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स पास करेगा सॉल्वेंट से, मतलब प्योर सॉल्वेंट के तरफ से सॉल्यूशन के तरफ। तो सॉल्यूट के टर्म्स में अगर कंसंट्रेशन बोलोगे तो किसका कंसंट्रेशन कम है, इसका। यहाँ तो प्योर सॉल्वेंट है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तो जीरो होगा, सही है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, जीरो। तो मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का पार होना, लेकिन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन किसका, सॉल्यूट का। अगर यही सॉल्वेंट के टर्म्स में बोलोगे तब यहाँ पे सॉल्वेंट के टर्म्स में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट के टर्म्स में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का ना, सॉल्यूशन का, है ना। यहाँ तो आपका सॉल्यूट है ही नहीं, सॉल्वेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना, किसका, सॉल्वेंट का। अब सब तो हायर सॉल्वेंट के टर्म्स से बोलोगे तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के टर्म्स से बोलोगे तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो जनरली हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें किसके कंसंट्रेशन के बारे में बात होता है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन का। तो इसीलिए यहाँ पे हम डेफिनेशन में लो का हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत, क्लियर, अब समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या ऐसा देखा गया है कि अगर आप इस तरीके का कोई सेटअप लगा दें, ठीक है, ऐसा देखा गया था कि अगर इस तरीके का आप सेटअप लगाते हैं, ठीक है, तो
आप अगर रिजल्टेंट प्रेशर दोनों साइड का कैलकुलेट करोगे तो आप फील करोगे कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर सॉल्यूशन के साइड में ज्यादा होगा। सॉल्यूशन के साइड में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सा बात है, कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर आ गए होंगे, तो इस पर्टिकुलर वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ। हाँ, तो वही देख रहे हो, दोनों को बराबर पे रखने के लिए एक साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन दूसरे साइड में हम क्या दे रहे हैं, पीएटीएम प्लस पाई, मतलब कुछ एक एक्स्ट्रा प्रेशर। और ये जो पाई प्रेशर है इसी को बोला जाता है ओस्मोटिक प्रेशर। हाँ, हाँ उस, हाँ सेम लेवल पर रखने के लिए दोनों को। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर। या फिर आप दूसरे टर्म से बोल सकते हो, अगर आप फ्री छोड़ दोगे दोनों पर्टिकुलर पिस्टन को, ठीक है, दोनों पर्टिकुलर पिस्टन को, तो इधर वाला पिस्टन जो रहेगा वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा। क्लियर है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आ गया? और यही प्रेशर को क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। इससे ज्यादा प्रेशर, अगर इस पर्टिकुलर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो ये उड़ जाएगा। दोनों इंटरकनेक्टेड है ना भाई, और लिक्विड है, तो नॉर्मल सा बात है, एक साइड दबाओगे तो दूसरा साइड क्या होगा, उठेगा। क्लियर है ना? हाँ, एक गैस थोड़ी है कंप्रेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कंप्रेस नहीं होने वाला है, तो लिक्विड ही है वो। लिक्विड आपका कंप्रेस नहीं होगा, इसका मतलब इधर दबाओगे तो ये क्या होगा, ऊपर उठेगा। उठेगा ना जी। तो इस साइड में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहा है, दूसरा साइड में आपको क्या देना होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर देना, दोनों बराबर पे आ जाएगा। क्लियर? क्या बराबर पे आएगा मतलब क्या है, बराबर पे रखने के लिए मतलब क्या, आप वॉल्यूम घटा दिए? नहीं, वो अपने आप को मैनेज करके, मतलब दोनों सेम लेवल पे अगर आप रखना चाहोगे, ठीक है ना, वो ऊपर नीचे जैसे हो क्या गया होगा, ऐसे ऊपर नीचे होगा। अब आप दोनों को सोचो कि बराबर लेवल पर रखेंगे। हाँ 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 हाँ, एक साइड का नॉर्मल सा बात है, अगर आपने दो पिस्टन को लिक्विड पे सेट किया है, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इस तरफ जा रहे हैं, तो इधर का प्रेशर क्या होगा, इधर का पिस्टन नीचे भागेगा, इसका पिस्टन ऊपर। हाँ, ये तो अपना जो प्रेशर जनरेट किया वो है उस्मोटिक प्रेशर, लेकिन फिर वापस से इसको चाहोगे बराबर पिलाना, तो इस साइड में प्रेशर तुमको एक्स्ट्रा देना होगा, वही प्रेशर क्या होगा, उस्मोटिक प्रेशर। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो दोनों बोल सकते हो, जितना उठ गया उस हिसाब से भी। हाँ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स पे। ठीक है, वो उसके टर्म एक्सटर्नल फोर्स को नहीं बोल रहा है, वो इंटरनली डेवलप हुआ है। समझाने का तरीका है कि इस साइड में मेरे को दोनों को सेम लेवल पर रखने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ेगा, अगर हम इस तरह का सेटअप लगा दें। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट है इसमें, समझ में आया? और इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, है ना? आप इसको बोल सकते हो प्रेशर ड्यू टू ओस्मोसिस। ठीक है, नेचुरल फेनोमेनन है। ओस्मोसिस इज अ नेचुरल फेनोमेनन। ओस्मोसिस आपका क्या है, नेचुरल फेनोमेनन है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओस्मोसिस आपका नेचुरल फेनोमेनन। ठीक है, क्लियर? नेचुरल फेनोमेनन, ये ऐसा होता है। ठीक है, नेचुरली देखा गया है। ठीक है, फेनोमेनन है। और दूसरा बात, कुछ एग्जांपल्स इसके बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है। मुरझाया हुआ फूल को आप पानी में रख दो, ठीक है, मुरझाया हुआ फूल को कहाँ रख दो आप, पानी में रख दो, तो वो क्या कहते हैं, प्योर सॉल्वेंट रख दो, कहाँ जाएगा पानी, पानी जाएगा फूल के अंदर, फूल खिल जाएगा। ये होता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ एग्जांपल्स जो है एनसीईआरटी में आपके दिए हुए, वो सारे कम से कम आपको बता देते हैं, और भी आप सोच सकते हो, अपने से सोचो, फिर तो नॉर्मली ऑब्जर्वेशन। हाँ, ठीक है, खून का हमारा ये भी होता है, वो भी ओस्मोसिस पर डिपेंड करता है। हाँ, ठीक है, ये सारा चीज भी है, फूल जाता है, कभी कभार हम लोग का हाथ फूल जाता है, कभी कभार पिचक जाता है, दोनों होता है, दोनों अलग अलग तरह के पानी में जाने की वजह से होता है। जैसे समुंदर में नहाओ और यहाँ का पानी में नहाओ, तो दोनों में फर्क होगा, है ना? मतलब आफ्टर टेकिंग नो, 2-3 घंटे नहाने के बाद, हम जाते हैं एंजॉय करने, 2-3 घंटे नहाए निकले, तो यहाँ जो तुमको पानी में फील हो रहा है, वहां जो पानी में फील होगा, है ना, बॉडी का सिकुड़न या फिर अलग तरह का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्लियर है ना? तो ये कंसंट्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऐसा सोच लो, तो ना समुद्री पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू नदी का पानी। क्लियर है ना? उसका कंसंट्रेशन आपका ज्यादा होता है सॉल्यूट का। कोई दिक्कत? चलो,
आगे इसको आप कुछ कुछ नेचुरल फिनोमेना ना उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स है ऑस्मोसिस के नेचुरल फिनोमेना विच वी ऑब्जर्व इन नेचर और एट होम। ठीक है, नेचुरली देखते हैं कैसे है। तो रॉ मैंगोज श्रिवल व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन सॉल्ट वाटर। ठीक है, मतलब हाँ, कच्चा आम जो है उसको नमकीन पानी में जब डालते हैं वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, वो सिकुड़ अचार बनाते हैं ना। ठीक है, तो सिकुड़ता है। विल्टेड फ्लावर्स, मुरझाया हुआ फूल, ठीक है, रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर। ठीक है, तो दिक्कत, तो ये सब कुछ नेचुरल फेनोमेना है, और भी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि इतना ही है, ये एनसीईआरटी में तो इनसे क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, ऐसे आप अपने से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे फेनोमेना है जो इस पर्टिकुलर चीज से होता है। दो तीन बीमारी भी है, समुद्र में नहाने से बेंड्स हो जाता है, ये हो जाता है, आप ये पढ़ेंगे वो भी है इसमें दिया हुआ, वो भी सब भी जानेंगे। ठीक है, क्या होता है उसके बाद हमें जो ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसमें भी आपका कंसंट्रेशन के हिसाब से एकदम रहना चाहिए, ये बात याद रखना। जैसे सलाइन बोलते हैं ना, सलाइन चढ़ाया जाता है, तो सलाइन हमारा जो ब्लड का कंसंट्रेशन है। ठीक है, और वो कंसंट्रेशन अगर कंपेयर करें हम लोग, हाँ, तो ओस्मोटिक प्रेशर आपका 0 होना चाहिए दोनों सॉल्यूशन के बीच में। समझ में आ रहा है ना? ओस्मोटिक प्रेशर 0 होगा तभी आप उस सॉल्यूशन को चढ़ा सकते हो। नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि अगर आपने उससे ज्यादा का चढ़ा दिया, ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ भाग जाएगा? उधर, तो ब्लड सेल सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका हाँ, लोअर कंसंट्रेशन यूज कर दिए, ठीक है, तो वहां से ब्लड सॉल्वेंट आ जाएगा हम लोग के ब्लड सेल्स में, तो ब्लड सेल्स क्या होगा? फूल जाएगा। तो वो कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए, ये चीज अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, और कुछ नाम भी उसको बोला जाता है जहां पे हम लोग ऐसा दो सॉल्यूशन जहां ऑस्मोटिक प्रेशर 0 हो, जिनके बीच में, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? 0 हो, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। अभी जानेंगे, है ना? तो है दो तीन अभी टॉपिक्स और भी है इसमें, उसको कवर करेंगे। आगे बढ़े। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। तो ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी होगा, आप सेटअप बनाओगे तो आप मैनमेड तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन नेचुरली इसको देखा गया, बहुत जगह पे ऑब्जर्व किया गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो ओस्मोटिक प्रेशर का पहले डेफिनेशन क्या लिखोगे, वो बताओ। एक एक तरह से बोल सकते हो कि अगर हम ऐसे क्या होगा कि ये सेटअप अगर तैयार करें तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर फ्लो करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर को एक्सटर्नली अप्लाई कर दें तो ओस्मोसिस रुक जाएगा, ये भी बोल सकते हो। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो आपने रोक दिया। क्लियर है? तो आप बोल सकते हो ओस्मोटिक प्रेशर द प्रेशर विच प्रिवेंट्स ओस्मोसिस। ठीक है, इट इज द प्रेशर विच, हाँ, इट इज द प्रेशर प्रेशर विच स्टॉप्स ओस्मोसिस, ये भी बोल सकते हो, जो ओस्मोसिस ना होने दे, है ना? विच प्रिवेंट्स ओस्मोसिस, प्रिवेंट्स ओस्मोसिस, ओस्मोसिस नहीं होने देता है। ठीक है, ओस्मोसिस। ठीक है, या फिर स्टॉप्स ओस्मोसिस, है ना, जो रोक दे उसको क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये भी चीज क्लियर है, ओस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आप आपको बताओ मेरे को, यहाँ पे सॉल्यूशन में तो ये तो समझ गए इधर साइड होता है। ठीक है, ये जो ओस्मोटिक प्रेशर है, आप बोल सकते हो कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट। ऐसे चाहो तो इसका कम कंसंट्रेशन लो, इसका ज्यादा कंसंट्रेशन लो, तो भी ओस्मोसिस होगा।
ठीक है, लेकिन हम प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हम सोच रहे हैं, तो ऐसा बोले कि आपने जो ज्यादा, या फिर आप नहीं भी सोचो तो जो है ना, आप प्योर सॉल्वेंट नहीं है, इसमें ये कंसंट्रेशन, तो ज्यादा कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्वेंट है, मतलब इन दोनों के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, ओस्मोसिस होगा। क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा क्यों? अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्यों होता है? तुमको पता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं सॉल्यूशंस के? ठीक है, सॉल्यूशंस के, और सॉल्यूशन तभी बनता है ना, ज्यादातर सॉल्यूशन अच्छा वही होता है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो बीच का मॉलिक्यूलर फोर्स हो वो किसके बराबर हो, वो ज्यादा हो, किससे ज्यादा अच्छा हो, किससे, आपस में सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, तब जाके वो सॉल्यूशन बनता है। सही बात है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इधर के मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ खींच रहे होंगे उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस से, लेकिन इधर तो नहीं है ना, इधर कम है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस तरफ, इस तरफ, मतलब ज्यादा खिंचाव किस तरफ होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का इस तरफ होगा। ये रीजन है ऑस्मोसिस का। ठीक है, ये रीजन है ऑस्मोसिस का। क्लियर है? और जितना ज्यादा हम लेंगे इसका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा आपका क्या होगा, ऑस्मोसिस। क्लियर? हाँ, कंसंट्रेशन ज्यादा लेने का मतलब ये नहीं है कि हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दे, बनेगा तो ही बना सकते हो, सॉल्यूशन होना चाहिए, ये जरूरी है, मतलब सॉल्यूट उसमें घुला होना चाहिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ऊपर आप कंसंट्रेशन दे के भी कोई फायदा नहीं। क्लियर है ना? तो ये ऐसा सोच लो, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, कितना कंसंट्रेटेड, है ना, तो जितना हो जाए, जितना ज्यादा, लेकिन कब तक, सेचुरेटेड से सॉरी सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद आप सोच रहे हो कि अब दे रहे हैं सॉल्यूट, बढ़ा रहे कंसंट्रेशन, तो वो कुछ नहीं हो रहा है, वो सॉल्यूशन नहीं रहा फिर वो। क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? तो सॉल्यूशन ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये पाई नॉर्मल सा बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर हो गया आपका किसका, कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो ये चीज आपका ध्यान में रखिएगा, ओस्मोटिक प्रेशर को पाई जो होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, जहां पे कंसंट्रेशन हम लोग मोलारिटी चुनते हैं जनरली। ठीक है, क्या चुन, किसको चुनते हैं, मोलारिटी। और ये आपका पाई इज इक्वल्स टू हो जाता है CRT के बराबर, ये हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना, टेम्परेचर आपका जो भी एक फिक्स टेम्परेचर लोगे, ठीक है, और आर का वैल्यू पर्टिकुलर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जानते हो वही है। ठीक है, क्लियर? सी आपका क्या हो गया, मोलैरिटी, पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मोलैरिटी को एक्सपैंड कर दे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो। हाँ, 1 और 2, वही सेम चीज सोचो, 1 और 2। ठीक है, ऐसा कंपोनेंट सोच लो, तो 1 आपका हो गया सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट, और 2 आपका हो गया सॉल्वेंट। 2 क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। तो हाँ, किसका कंसंट्रेशन के टर्म्स में बताना, सॉल्यूट, तुमको मोलैरिटी बताना है, तो ये हो जाएगा W1/M1 × 1000 ऊपर। ठीक है ना, और देखो यहाँ पे बता देते हैं V2, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, V2। V2 आपका क्या है, नहीं V2 नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो जनरली अगर आप सॉलिड सॉल्यूट लेते हो ना तो वॉल्यूम का चेंज नहीं मानते हैं, ये बात को ध्यान में रखना, क्योंकि जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अपना जगह बनाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका एक्सपेंशन वॉल्यूम में नहीं होता है, तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ही हम लोग जनरली इस तरह के सॉल्यूशंस में हम लोग क्या ले लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो M1 आपका हो गया, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया रहेगा आप उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 लीटर पानी में बोलेगा 2 चम्मच चीनी बनाए, तो अब यहाँ आप सॉल्यूशन, हाँ लिक्विड रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाए, इसीलिए वॉल्यूम परसेंटेज हमेशा कहाँ पे लगाते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए लगाते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? समझ में आ गया? अब सॉल्यूट सॉल्वेंट इसको समझ लो। ठीक है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के टर्म्स में ये आपका आ गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान रखना है, W1 आपका मास जो है सॉल्यूट का, ये ग्राम्स में होगा, इसमें होगा ग्राम्स में, और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम लिए है सॉल्यूशन का, ये आपका होगा ml में, तभी तो ऊपर 1000 किया ना, लीटर में चेंज किए। क्लियर है? इंटू क्या हो जाएगा आपका R इंटू T।
ये हो गया पाई का वैल्यू। सिमिलरली जिस तरीके से ये ओस्मोटिक प्रेशर भी एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, तो यहाँ क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत है। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है मतलब, इसका मतलब है कि ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे भी हम M1 का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर रेस्ट और वैल्यू आपको दिया हुआ हो तो। बताओ, आर का वैल्यू ऑलरेडी पता है आप लोग क्या लगाना है, ठीक है, पढ़ चुके हो आर क्या है। टेम्परेचर केल्विन में रखते हैं हम लोग, है ना, नॉर्मल सा बात है। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया? ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर क्लियर है? हाँ, आप पूछो, क्या पूछो। हाँ हाँ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा जो भी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन मतलब चेंज आता है प्योर सॉल्वेंट और ये में, है ना, उस तरह के प्रॉपर्टीज को ही हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली डिक्रीज इन वेपर प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर के वजह से होता है ना। इसको आप अगर और अच्छे से जानोगे तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर भी इसका कारण है। क्लियर है ना? आगे बढ़े, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानते हैं हम लोग कुछ अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस, और बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस का। ओके, तो ओस्मोटिक प्रोसेस का ये जो ओस्मोटिक सॉरी ओस्मोटिक प्रेशर का जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे तो उसका यूज क्या है ना, मतलब ये कहाँ पे काम आता है उसके बारे में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट्स। ये भी एक तरीका है जिससे आप, सही बात बोल रहे हैं, ब्लड में क्या मिला हुआ है, सोल्यूट कितना मिला हुआ है थोड़ी तुमको पता है, समझ में आ रहा ना, तो तुमको निकालना होगा, निकालने के लिए टेक्निक यूज करोगे, ये सब टेक्निक यूज किया जाता है। तो देखो, दिस मेथड इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर? ठीक है, तो है ना, हम निकाल लेते हैं कितना है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, पता कर लेते हैं, और फिर पूरा फॉर्मूला को अप्लाई करके मोलर मास निकाला जाता है। क्लियर है ना? ओस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज द एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरे मेथड के कंपैरिजन, तीन बताए ना आपको, तीनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा एडवांटेजियस है अगर आपको मोलर मास निकालना है तो। ठीक है, क्यों? एज प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। बाकी सब में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में तुम टेम्परेचर कहाँ रखते हो, वो रूम टेम्परेचर पे नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होगा वो किस पे रहेगा, रूम टेम्परेचर रहेगा ऑस्मोसिस में। ठीक है, दूसरा, एंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी यूज करने से आपको कहने का मतलब है कि रिजल्ट्स ज्यादा अच्छा आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? एज कंपेयर, है ना, तो इसमें आपको दूसरा का मास जानने का भी जरूरत नहीं है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम से काम चल जाएगा सॉल्यूशन का, है ना, ये भी एक समझो बात को। क्लियर है ना? वॉल्यूम वॉल्यूम तो इसका भी पता ही होगा ना, लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हो तो, है ना, लेकिन तो भी जबरदस्ती दूसरे का मास पता करना, क्यों पता करना? मोलैरिटी में ही आसानी होता है। ठीक है, सिर्फ आपको किसका आ, सॉल्यूट का मास जो आप ले रहे हो पता होना चाहिए सॉल्यूशन बनाते टाइम। क्लियर है ना? सॉल्यूशन बनाते टाइम, एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हल्का डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी इसका जो मतलब एरर्स कम हुआ एक तरह से ना, लार्ज वैल्यूज आता था। द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर्स। कोई दिक्कत? बायोमोलिक्यूल्स हायर टेम्परेचर्स पे स्टेबल नहीं होते हैं, तो इस वजह से उनको, उनका मोलर मास निकालने के लिए ये मेथड ज्यादा यूजफुल है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एंड पॉलीमर्स है पुअर सॉल्युबिलिटी, पॉलीमर्स का सॉल्युबिलिटी बहुत पुअर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका यूज इसका बढ़ जाता है। क्लियर? ठीक है ना, क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चलिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी दो सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका
कंसंट्रेशन, सॉरी, जिनके बीच में ओस्मोसिस ना हो, या फिर बोल सकते हो दोनों का ओस्मोटिक प्रेशर सेम, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो फिर उस तरह के सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्लियर है? और इसमें एग्जांपल वही वाला है जो ब्लड वाला आप लोग को बताए थे, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, तो देखो, हम लोग का जो ब्लड सेल्स होता है ना, ठीक है, उसमें जो कंसंट्रेशन होता है, osmotic प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन अगर आप लेते हो, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, याद रखना, बताए, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्लियर है? ये वहां पे ध्यान देना है ना। यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या सेम है, बीच में ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो हमें जब ब्लड चढ़ाया जाता है ना बॉडी में, सलाइन, सॉरी, सलाइन जब चढ़ाया जाता है, तो ध्यान रखा जाता है कि उसका कंसंट्रेशन 0.9% के बराबर हो। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है इसमें? इसी को बोला जाता है नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली, कोई दिक्कत है ना। ऑन द अदर हैंड, इफ वी प्लेस द सेल्स इन सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो फिर क्या होगा, श्रिंक, ब्लड सेल आपका श्रिंक करेगा, है ना, क्योंकि जो ब्लड सॉल्वेंट जो होगा वो कहां से कहां फ्लो हो जाएगा, ब्लड से फ्लो हो जाएगा आपका सलाइन में, सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, तो श्रिंक हो जाएगा। तो वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल्स एंड दे वुड श्रिंक, जैसे कि बताए थे, ठीक है ना। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन याद रखना, हाइपरटोनिक और एक नॉर्मल सा बात है, ये हुआ सॉल्यूशन ज्यादा वाला, ये कम वाला, ज्यादा वाला, कम ज्यादा वाला, ज्यादा कंसंट्रेशन लिया 0.9% से तब का, तो उसको बोले हाइपरटोनिक। लेकिन ये कंपेरिजेबल टर्म है। हाइपरटोनिक किसके बेसिस पे बोल रहे हो, ब्लड के बेसिस पे बोल रहे हो, समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत? और ये हाइपोटोनिक भी अगर बोले तो किसी को ये करके। आइसोटोनिक किसको बोलते हैं, ऐसा दो सॉल्यूशन जिनके बीच में ओस्मोसिस ना हो, कोई दिक्कत, ओस्मोसिस ना हो, या फिर बोल सकते हो कि दोनों का ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो, बराबर, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, सब सारा चीज कंडीशंस रहना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर तो लेना ही होगा ना सेम, क्लियर है ना। इफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। क्लियर? ये दोनों कंपेरेबल टर्म है, किसी के कंपैरिजन में आप हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे यहीं पे हम 0.1% देते और 0.7% देते और ब्लड के रिजेंबल में बोले, तो 1.1% वाला हो गया हाइपरटोनिक और 0.7% वाला हो गया आपका हाइपोटोनिक। क्लियर है? इन दिस केस वाटर विल फ्लो इनटू द सेल्स, इफ प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन दे वुड स्वेल, ब्लड सेल्स फूल जाएगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो कंसंट सॉल्यूशन से आपका आएगा ब्लड के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर, तो ब्लड सेल्स आपका स्वेल कर जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? यही चीजें बताए थे। अब देखो बीमारी का नाम क्या, वो भी ध्यान में रखना, फेनोमेनन। हाँ बोलो। ब्लड सेल्स, हाँ दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा, बहुत चीज में। मैं शायद तुम्हारा बॉडी सिकुड़ जाएगा, तुमको पेन नहीं होगा, दर्द होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या होगा अभी पता चलेगा। द phenomenon mentioned in the beginning of this section can be explained on the basis of osmosis. Raw mango placed in a concentrated salt solution lose water via osmosis, ठीक है, तो श्रिवल हो जाता है ना, पिचक जाता है। विल्टेड फ्लावर्स, मुरझाया हुआ फूल पानी लेता है तो वो हिल जाता है फ्रेश वाटर से, है ना। अ कैरेट दैट हैज बिकम लिम्प बिकॉज ऑफ वाटर लॉस इनटू द एटमॉस्फेयर कैन बी प्लेस्ड इनटू वाटर मेकिंग इट फॉर्म वंस अगेन, ठीक है ना, सूख जाता जो है ना गाजर सब, उसमें आप कर सकते हो, पानी में डाल दो, देखो, है ना, छोड़ना पड़ता है पानी में डाल के। वाटर विल मूव इनटू देम थ्रू osmosis when placed in water containing less 0.9%,
blood cells swell due to flow of water in them by osmosis. People take a lot of salt or salty food, experience water retention in tissue cells. ऐसा क्यों होता है ये भी समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑफ, क्लियर है ना, जो ज्यादा नमक खाएंगे फ्लूइड कहाँ से कहाँ भाग जाएगा, ब्लड से भाग जाएगा खाना की तरफ, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, है ना, रिटेंशन, वाटर रिटेंशन जो है ना उसको टिश्यू सेल्स में नहीं हो पाया, हाँ वाटर वहां से फ्लो कर जाएगा। पफिनेस है ना, द रिजल्टिंग पफिनेस और स्वेलिंग इज कॉल्ड इडेमा, याद रखना, ठीक है ना, पफिनेस मतलब दो अलग अलग केसेस है, एक केस में सिकुड़ेगा, एक केस में स्वेल करेगा, दो अलग अलग केस है ना, इसको क्या बोलते हैं, इडेमा बोलते हैं, ठीक है। Water movement from soil into plant roots and subsequently into upper portion of the plant is partly due to osmosis. क्लियर है, इतना सारा दिया हुआ याद रखना, इसीलिए बोले थे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना, कुछ भी आ सकता है, जब कुछ भी रीजन पूछ देगा, कोई भी एक कारण का यहाँ रीजन पूछ के क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ठीक है ना, क्लियर है। द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग इट, है ना, मीट के ऊपर नमक लगा के उसको प्रिजर्व किया जाता है, क्यों किया जाता है, और फ्रूट्स फ्रूट्स को भी, है ना, फ्रूट्स को शुगर ऐड करके किया जाता है, ठीक ना, क्या ये क्यों किया जाता है, बैक्टीरियल एक्शन के बचाने के लिए, किसके लिए किया जाता है, बैक्टीरियल एक्शन से बचाने के लिए। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अ बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट लूजेस वाटर, श्रिवेल्स एंड डाइज, ये कारण भी दे दिया, रीजन दे दिया, कोई दिक्कत, तो ये क्यों नमक लगाया जाता है, ये भी तो यहाँ सोच लो कितना क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है। तो ये छोटा सा पार्ट जो है ना इस चैप्टर का रीजनिंग क्वेश्चंस में आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, और कुछ इनोवेटिव भी पूछ सकता है, तो दिमाग भी लगाने को रेडी रहिएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो शायद आप ऑब्जर्व करके उतना सोचे नहीं होगे, लेकिन बोर्ड में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको सोचवाए थोड़ा क्या होता होगा, क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं इसमें, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और ये सारा जो आपका रीजंस हुए, जो एग्जांपल्स हुए ऑस्मोसिस के, है ना, यहाँ पे क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिवर्स ओस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिवर्स ओस्मोसिस, RO। देखो रिवर्स ओस्मोसिस क्या है इसको समझते हैं, ठीक है, रिवर्स ओस्मोसिस नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या, रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स मतलब क्या हुआ, उल्टा, तो ओस्मोसिस जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन को ही अगर पलट दे तो हो गया आपका रिवर्स ओस्मोसिस। कैसे करेंगे, बस पाई प्रेशर से ज्यादा प्रेशर को अप्लाई कर दो, तो तब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एसपीएम से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ तो सॉल्वेंट ही पार हो सकता है, तो अगर तुम, ये सॉल्ट वाटर है, ज्यादा कंसंट्रेशन, फ्रेश वाटर लोअर कंसंट्रेशन, ओस्मोसिस में फ्लो किस तरफ हुआ, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ, सॉल्वेंट का, आपने अगर पाई प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर ग्रेटर देन पाई, ये साइड से देखो या पिस्टन से दबा रहा है, अगर अप्लाई करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है, धीरे धीरे प्रेशर जब पाई से ज्यादा होगा तब आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। अब देखो यहाँ पे मजा, ये जो सॉल्ट वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट किस तरफ जा रहा है, फ्रेश वाटर की तरफ, तो बोल सकते हो जो काला पानी है आप उसको प्योर कर रहे हो पीने के लिए, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत, फ्रेश वाटर की तरफ भेज रहे हो, यही है आपका आरओ प्रोसेस, रिवर्स ओस्मोसिस, इसी प्रोसेस से आपका घर का जो चलता है सारा, आरओ वाला पानी सब जो आता है सब इसी प्रोसेस से प्योर करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। आप फ्रेश वाटर डालते, आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर पानी बनाने में 3 गुना पानी यूज होता है, क्लियर होगा ना, तो ये वो जानोगे तो उसमें समझ में आ, देखने के बाद समझ में आ जाएगा, जा करके बढ़िया से कभी देख। हाँ तो ये बहुत ज्यादा पानी का खपत होता है पाप फ्रेश करने के लिए, ठीक है। अब वो पानी जो आप बाद में यूज करते हो ना, उसमें जनरली आपका जो, उसको आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो, डाल सकते हो, हाँ आप धोने वोने के पर्पस में यूज कर सकते हो, ठीक है, जनरली लोग यूज नहीं करते हैं ना, बहा देते हैं, लेकिन प्लांट्स को भी दे सकते हो, याद रखना,
पटा सकते हो पानी, ठीक है, क्योंकि उसमें मिनरल्स। हाँ तो हाँ, सही बात है, उससे स्किन में दिक्कत होता है, सही बात है, लेकिन प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। प्लांट्स के लिए अच्छा होता है वो, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया। तो रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑस्मोसिस का फ्लो को अगर पलट दिया जाए तो वही हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। अब वो कैसे कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग द प्रेशर ग्रेटर देन पाई इन द हायर कंसंट्रेशन सेक्शन, ठीक है। हाँ, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जिसमें हो, सॉल्वेंट। हाँ, जहाँ हायर कंसंट्रेशन है उस वहां पे आपको पाई प्रेशर से ज्यादा प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया? ठीक है, आज चलिए रहने देते हैं इतना। एक क्वेश्चन कर लो ओस्मोसिस का, और कोई एग्जांपल्स एनसीईआरटी कर लेना, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, और दूसरे बुक से भी देख लेना, जो मिलेंगे लेते आना, जो डाउट रहेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बना लो इससे। चलिए, तो 200 सेंटीमीटर क्यू ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन, कोई एक प्रोटीन है जिसका 200 सेंटीमीटर क्यू एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है। 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसमें है। कितना ग्राम है प्रोटीन है? 1.26 ग्राम। ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3 बार, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, बहुत सिंपल है। पाई का वैल्यू दे रखा है 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3, ये क्या हो गया बार में। अच्छा, इंपॉर्टेंट देखो इसमें क्या दिमाग लगाना है, ठीक है। W1 का वैल्यू 1.26, मोलर मास नहीं पता, क्लियर है, नहीं पता, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ये किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में होना चाहिए? लीटर में। सीसी मतलब हो गया एमएल में दे रखा है, सीसी और एमएल सेम ही है यूनिट में अगर कंपेयर करें तो, ठीक है ना। सीसी सेंटीमीटर क्यूब, और ये, तो ये आपका हो गया, नीचे में आ जाएगा 200 और ऊपर में आ जाएगा 1000, क्लियर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सुनो क्या है, इंपॉर्टेंट है कि तुम आर का क्या यूनिट लोगे। ये तो मोल पर लीटर हुआ ना, जहां लीटर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? लीटर दिख रहा है ना, और यहाँ क्या दिख रहा है? बार। यानी कि आपका आर का वैल्यू बार लीटर पर मोल पर केल्विन में होना चाहिए। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यही बोले थे कि आर के यूनिट्स का ध्यान रखना है जब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर का यूनिट क्या लेंगे वो देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हमें लेना है? बार लीटर में पर मोल केल्विन में लेना था, तो 0.083 होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 0.083, और मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन। मेरे ख्याल से सारा का सारा टर्म इसमें आप लोग को दिया हुआ है, सिर्फ M1 नहीं दिया हुआ है, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। M1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोई कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। ओके, तो इसका मास कितना आ गया आप लोग का? 61.02 है ना, 2 ग्राम मोलर मास है ना, मोलर मास कितना आ गया? चलो ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं इसको, घर में जो एनसीईआरटी में कम से कम ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको होमवर्क के तौर पे ले लो तुम लोग। बाकी हम लोग कब मिलते हैं? परसों? परसों, हाँ कल मिलते हैं शाम में, ठीक है ना। शाम में, हाँ टाइम टेबल भेज देंगे आज, है ना, उसी टाइम में क्लास होगा अवेलेबल, ठीक है। चलो, टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।